नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आरएस टीवी विशेष। बारिश को भारत का प्राकृतिक वित्त मंत्री कहा जाता है, यानी जितने घने बादल उतनी मजबूत अर्थव्यवस्था। और अगर बादल रूठ जाएं तो मौसम ही नहीं बल्कि आर्थिक तरक्की का मिजाज भी बिगड़ने लगता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर बादलों की लगाम किसानों के हाथ आ जाए, उनके एक इशारे पर सूखी धरती पर पानी बरसने लगे। किसान जब चाहें जहां चाहें आसमानी पानी से खेत को लबालब कर दें। आज विशेष में बात उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने ये सपना सच कर दिखाया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष, मर्जी से बारिश। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश आखिरकार कामयाब हो गई है। 5 अगस्त को विशेषज्ञों को कृत्रिम बारिश कराने में सफलता मिली। महाराष्ट्र का ये इलाका लंबे अरसे से सूखे और कम बारिश की मार झेल रहा था। ऐसे में कृत्रिम बारिश का प्रयोग एक नई उम्मीद है। इससे पहले नासिक का ऐसा प्रयोग परवान नहीं चढ़ पाया था। बारिश की आस में टकटकी लगाए बादलों का इंतजार करते किसान सूखे और कम बारिश की मार को झेल रहे उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों की यही हकीकत है। बारिश की कमी से जूझते इस इलाके में जब कुदरत के बादलों ने मेहरबानी दिखानी करीब करीब बंद कर दी, तो ऐसे में कृत्रिम बारिश ही एकमात्र समाधान बचा। कृत्रिम बारिश की ये मुहिम महाराष्ट्र सरकार ने सूखे से निपटने के लिए नई रणनीति के तहत शुरू की। 2 अगस्त रविवार की दोपहर औरंगाबाद के चिकलथाना एयरपोर्ट पर कृत्रिम बारिश कराने वाला विमान किंग एयर B-200 पहुंचा। ये तैयारी थी 5 अगस्त को कृत्रिम बारिश के प्रयोग की। 3675 किलो के वजन वाला किंग एयर B-200 की कुल लंबाई 43 फीट 10 इंच और ऊंचाई 14 फीट 10 इंच है। ये विमान 1062 किलोमीटर एक बार उड़ान भर सकता है। इस विमान के पहुंचने के साथ ही रविवार दोपहर से ही विशेषज्ञों ने कृत्रिम बारिश की तैयारी शुरू कर दी। बादलों का परीक्षण करने वाला सी बैंड डॉपलर रडार मंगलवार को अमेरिका से औरंगाबाद पहुंचा। कमिश्नर ऑफिस की छत पर डॉपलर रडार लगाया गया और यहीं कंट्रोल रूम भी बनाया गया। बेसिकली क्लाउड सीडिंग के लिए क्लाउड का होना जरूरी है। तो ये हम जो तैयार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, वो सी बैंड रडार है, उसका डिस्क है। इस रडार से सटीक जानकारी मिलेगी कहाँ पर क्लाउड है। तो हम एयरक्राफ्ट को सीधे उसके पास भेज देंगे कि यहाँ पर क्लाउड है जिसको सीडिंग किया जा सकता है, और उसमें वो सीडिंग करके आगे जाएंगे। 3 दिन की तैयारियों के बाद 5 अगस्त का दिन आ गया। आम लोगों के साथ साथ नासिक में नाकाम हो चुके विशेषज्ञों की उम्मीदें परवान पर थी। कृत्रिम बारिश कराने वाले उपकरणों से लैस किंग एयर B-200 विमान ने उड़ान भरी। इस मौके पर महाराष्ट्र के कृषि मंत्री एकनाथ खड़से भी मौजूद थे। सभी को बस बादलों के बरसने का इंतजार था। आखिरकार कृत्रिम बारिश कराने की मुहिम कामयाब हो गई। पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। कृषि मंत्री एकनाथ खड़से ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया और करीब 300 घंटे बारिश कराने की उम्मीद जताई। यहाँ लातूर, उस्मानाबाद, बीड और नगर का कुछ क्षेत्र, ये क्षेत्र में करीबन 2.5 से 3 घंटे ये हमारा हवाई जहाज से प्रयोग हुआ और ये प्रयोग सकारात्मक रहा। इसकी बारिश भी हुई, 1.5 मिलीमीटर से लेकर 3 मिलीमीटर तक बारिश हुई। पर इसके लिए जो क्लाउड है वो जब तक अनुकूल रहेंगे, जब तक ये प्रयोग करते रहेंगे। कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश कामयाब हो चुकी थी। महाराष्ट्र सरकार ने आर्टिफिशियल रेनिंग के लिए विदेशी कंपनी को अनुबंधित किया। पूरे मराठवाड़ा में इस बार खरीफ की फसल की 74% बुआई हुई है। फसल नष्ट होने की कगार पर थी। ऐसे में इस प्रयोग की सफलता से नई आशा जगी है। टेस्ट ट्रायल में हमें बहुत सफलता मिली है और 15 से 20% तो इंक्रीज हो गया रेनफॉल उसमें। लेकिन अभी उसके आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं और फिर अनुमान जो भी होगा सही निकाल के लेंगे। महाराष्ट्र सरकार की योजना आने वाले दिनों में उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों में भी कृत्रिम बारिश कराने की है। बीते कुछ दशकों में विदर्भ समेत उत्तरी महाराष्ट्र के कई इलाकों में सूखे की वजह से किसानों की आत्महत्या की खबरें आती रही हैं। ऐसे में कृत्रिम बारिश से खेती का बड़ा संकट टलने की उम्मीद है। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी।
हालांकि इससे पहले नासिक के येवला तहसील में कृत्रिम बारिश कराने का प्रयोग असफल रहा। ये प्रयोग हिंद फाउंडेशन के साथ मिलकर मुंबई की एक निजी एजेंसी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ने किया। असफलता के बावजूद प्रयोग में लगी एजेंसियों ने हौसला नहीं खोया। यह है येवला तहसील का गांव सेगोवान, जो गवाह बना कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन कराने की कोशिश का। रविवार 2 अगस्त की असफल कोशिश के बाद सोमवार 3 अगस्त को एक बार फिर कृत्रिम बारिश कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। सुबह क्लाउड सीडिंग के लिए रॉकेट दागे गए। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडी यानी ISPS के मुताबिक रॉकेट आकाश में दागे गए ताकि बादल पर रासायनिक प्रभाव पैदा किया जा सके। रॉकेट प्रतिकूल मौसम और आकाश में काफी ऊंचाई तक बादल होने के कारण असफल साबित हुए। 7 रॉकेट टोटल आम्ही आज फायर केले। ते रॉकेट तर गेलेच वर, पण त्यांना जी वर जाऊन जास्त नंबरमध्ये रॉकेट पाहिजे होते ते आम्हाला पाठवायला भेटले नाही, कारण विंड स्पीड जास्त होती आणि क्लायमेट सपोर्ट नाही केला आम्हाला क्लायमेट। इससे पहले रविवार 2 अगस्त को भी कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश हुई, लेकिन तेज हवाओं और बिखरे बादलों की वजह से प्रयोग असफल रहा। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री एकनाथ खड़से ने कहा कि प्रयोग कराने वाली एजेंसी की कोशिश असफल रही है। वो कोशिश जारी रखना चाहते हैं और इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इस पर सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। आता आम्ही ही सर्व स्टडी आता इथे राहून आज उद्या करणार आणि मग मुंबई जाऊन परत आम्ही त्याचं जी हाईट वाढवण्यासाठी जी रिडिझाईन करायची ते करू आणि परत आम्ही नाशिकमध्ये येऊन येवला जिल्ह्यात येऊन आम्ही परत हा डेमोन्स्ट्रेशन करून दाखवू। रॉकेट दागने के बाद ISPS के अधिकारियों और प्रशासन ने दोपहर 12 बजे तक बारिश होने का इंतजार किया, लेकिन जब बारिश नहीं हुई तो इस प्रयोग को असफल मान लिया गया। दरअसल आकाश में रॉकेट दागे जाने के 45 मिनट बाद कृत्रिम बारिश होती है, लेकिन नासिक में रॉकेट दागे जाने के कुछ देर बाद ही धूप निकल आई। इससे बादलों के साथ होने वाली रासायनिक क्रिया नहीं हो पाई और प्रयोग असफल हो गया। प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी। बारिश के लिए किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए रहते हैं। अगर बारिश हुई तो ठीक, और नहीं तो मन महसूस कर रह जाते हैं किसान। आमतौर पर माना जाता है कि बारिश पर हमारा नियंत्रण नहीं है और ये कुदरती करिश्मा है, लेकिन अब बदलते जमाने के साथ बारिश को विज्ञान ने काबू में कर लिया है और अब जब मन करे कहीं भी बारिश कराई जा सकती है। ये सफर लंबा जरूर था, लेकिन नतीजे सुखद आए। कृत्रिम बारिश कराने की प्रक्रिया भी बेहद दिलचस्प है। मोटे तौर पर सुनने में भी पता नहीं चलता कि किस तरह से इसे अंजाम दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे होती है आखिर कृत्रिम बारिश। आसमान में उमड़ते इन बादलों को देखकर लोग बस अरमान संजोते हैं कि काश ये बरस जाए। बादल पर लोगों का जोर नहीं चलता, लेकिन अब विज्ञान और तकनीक के सहारे मर्जी के मुताबिक बारिश कराई जा सकती है। 7 दशक पहले जब इस दिशा में प्रयोग किए गए तो दुनिया ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। 1946 का वो जुलाई महीना था जब अमेरिका के उत्तरी प्रांत न्यू हैम्पशायर के प्रयोगशाला में बारिश पर जीत दर्ज की गई। कृत्रिम बारिश की पूरी प्रक्रिया बेहद दिलचस्प है। 2 तरीके से ऐसी बारिश कराई जाती है। पहले तरीके में आसमान में मौजूद बादल को जमा कर बारिश कराई जाती है, तो वहीं दूसरे तरीके में बादल भी प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। यानी जहां दूर दूर तक बारिश के आसार ना हो, ना ही आसमान में बादल दिखे, वहां भी मूसलाधार बारिश कराई जा सकती है। इस प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। बेसिकली क्लाउड सीडिंग के लिए क्लाउड का होना ज़रूरी है। तो ये हम जो तैयार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, वो सी बैंड रडार है, उसका डिस्क है। इस रडार से सटीक जानकारी मिलेगी कहाँ पर क्लाउड है। तो हम एयरक्राफ्ट को सीधे उसके पास भेज देंगे कि यहाँ पर क्लाउड है जिसको सीडिंग किया जा सकता है, और उसमें वो सीडिंग करके आगे जाएंगे। जहाँ जहाँ पर भी क्लाउड हमको दिखाई देंगे वो रडार से डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो ये सी बैंड रडार उसके लिए हमने अमेरिका से आया है। क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड या शुष्क बर्फ को हवाई जहाज के जरिए वातावरण में फैलाया जाता है। विमान से सिल्वर आयोडाइड को बादलों के साथ फैला दिया जाता है। इसके लिए जहाज में सिल्वर आयोडाइड के 2 बर्नर या जनरेटर लगाए जाते हैं। इनमें सिल्वर आयोडाइड का घोल उच्च दाब पर भरा होता है।
हवा की उल्टी दिशा में विमान उड़ाया जाता है और फिर जनरेटर के जरिए इसे आसमान में छोड़ दिया जाता है। इसमें खास तौर पर आसमान में सही जगह बर्नर चालू करने पर ध्यान दिया जाता है, यानी जहां बादल की गुंजाइश दिखे वहां अगर सिल्वर आयोडाइड या शुष्क बर्फ छोड़ी जाए तो बादल तेजी से इकट्ठा होने लगते हैं और कुछ ही देर में वो जमीन पर बरस पड़ता है। असल में शुष्क बर्फ पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देती है, जिससे हवा में मौजूद पानी के कण बारिश में तब्दील हो जाते हैं। क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड के अलावा पोटेशियम आयोडाइड, शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड प्रोपेन का भी इस्तेमाल किया जाता है। 2010 में बर्लिन में एक नायाब प्रयोग हुआ। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हवा में छोड़कर बादल बनाए गए। आसमान में हवाई जहाज के सहारे तो प्रयोग हो ही रहे हैं, लेकिन ऊंची जगहों पर प्रयोगशाला के जरिए बादल बनाकर कम ऊंचाई से ही बारिश कराने के प्रयोग भी सफल हुए हैं। भारत जैसे देश में इसके आगाज से लोगों की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। माना जा रहा है कि इससे देश की फिजा बदल जाएगी। विपिन चौहान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कब कब हुई कृत्रिम बारिश की कोशिश और उसका नतीजा क्या रहा। संसद में जारी है गतिरोध। सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस का विरोध। बीता मॉनसून सत्र का तीसरा हफ्ता। देखिए पहली खबर, गतिरोध जारी, आज रात 8 बजे। शास्त्रीय गीत संगीत में रमी एक शख्सियत। माताजी ने ये बोल के भेजा था कि तुम जीत के आओगे फेस्टिवल, वैसे वापस नहीं आने का। और मैं लाड़ प्यार मेरे कुछ नहीं होते थे, जब गाना सिखाती थी तब। जिंदगी जीने का एक अलग अंदाज। हीराबाई बड़ौदेकर जी, गंगूबाई अंगल जी, पंडित भीमसेन जोशी जी, वो सब मुझे सुनने के लिए कि लड़का कैसा गाता है। और उस जमाने के कलाकार सच्चे दिल से आशीर्वाद देते थे। मिलिए शख्सियत में पंडित अजय पोहनकर से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। लोकतंत्र की हिफाजत। आज हमारे दिव्य देश में प्रजातंत्र सुखदाई, प्रजातंत्र का काम प्रजा की होती रहे भलाई। तो ये प्रजातंत्र के माध्यम से सत्ता में आने के बाद प्रजा की भलाई के बारे में कौन सोचता है। संविधान की मर्यादा। हमारी शिक्षा व्यवस्था को एडजस्ट करना है, अपने स्वरूप को बदलना है, अपने को ट्रांसफॉर्म करना है। जनता के हित का पक्का है वादा। ये जो शैक्षिक क्षेत्र है, ये लोकतंत्र का 5वां स्तंभ है। जानिए शिखर पुरुषों का हाल, देखिए महामहिम राज्यपाल, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। देव साहब की जितनी फिल्में थी, दिलीप साहब की जितनी फिल्में थी, बच्चन साहब की जितनी फिल्में थी, राजेश खन्ना की फिल्में, ये सब देखने लगा और मुझे लगा कि मेरी जगह यही, मुझे यही बनना है। वहाँ कहते हैं बिहार में घोड़े को सड़क पर कोरा मार के फराक फराक दौड़ाया जाता है, या कड़ेले का तरकारी खाने से पेट में दर्द हो जाता है। तो इस पे बाकायदा मैंने बहुत ध्यान दिया। नमस्कार, मैं हूँ शेखर सुमन, मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज। विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार।
भारत में करीब 65% आबादी की आजीविका खेती पर निर्भर करती है, लेकिन बदलते दौर में खेती करना न सिर्फ मुश्किल हुआ है बल्कि ये आर्थिक नुकसान का भी सबब बना है। खासकर सूखे ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी। लाखों की तादाद में किसानों ने खेती से किनारा कर लिया। सरकार ने सिंचाई के लिए कुछ कोशिशें तो आगे बढ़ाई, लेकिन योजनाओं में हर बार सफलता नहीं मिल पाई। आज भी देश की बड़ी आबादी खेती के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे रहती है। लिहाजा उनकी राहत के लिए सरकार ने कृत्रिम बारिश की राह चुनी। आइए देखते हैं देश में बादलों को उंगलियों पर नचाने का यह सिलसिला कब से चल रहा है। आवारा कहे जाने वाले इन बादलों को अपनी मुट्ठी में करने का सपना भारत के हर किसान के जहन में है। बादल बरसे तो जिंदगी का पहिया आगे बढ़ता है और अगर रुख मोड़ ले तो जीना मुश्किल हो जाए। लेकिन भारत में अब तक प्रकृति पर जीत हासिल करने के लिए परंपरागत तरीका ही अपनाया जाता था। कभी पूजा पाठ और हवन तो कभी रूढ़िवादी तरीके। 1983 में, 84 में, 87 में जब काफ़ी ड्राउट हुआ था भारत में, तब तमिलनाडु में किया गया था। फिर 2003-2004 में कर्नाटक में, महाराष्ट्र में भी ट्राई किया गया था। 2008 में आंध्र प्रदेश में अटेम्प्ट किया गया था। दूसरी तरफ दुनिया में विज्ञान के जरिए 1946 से ही बादलों को साधने की कोशिश हो रही थी और कई मुल्क इसमें कामयाब भी हुए। भारत की बात करें तो यहाँ कृत्रिम बारिश की कोशिश नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी की ओर से 1957 से 1966 के बीच उत्तर भारत के कई इलाकों में हुई। संस्था के दस्तावेज बताते हैं कि ये प्रयास सफल रहा। इसके बाद 1973 और 1974 में विमान की मदद से उत्तर प्रदेश के रिहंद बांध के आसपास इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी की ओर से ये कोशिश की गई, जो सफल रही। 1975 में कर्नाटक के लिंगनमक्की बांध के आसपास ये कोशिश हुई। आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक ये कोशिश भी कामयाब रही। 1975 में ही तमिलनाडु सरकार की ओर से ऐसी ही कामयाब कोशिश की गई। बाद में तमिलनाडु सरकार ने 1983 में सूखाग्रस्त इलाकों में इसका प्रयोग किया। इसके बाद आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में जुलाई 1993 और अनंतपुर में 1995 में कृत्रिम बारिश की कोशिश की गई। दोनों प्रयोगों में शामिल वैज्ञानिकों का दावा है कि ये कोशिशें भी सफल रहीं। पिछले कुछ सालों की बात करें तो ताज़ा पहल की शुरुआत 2003 में हुई, जब महाराष्ट्र में कृत्रिम बारिश का प्रयोग हुआ। इसके बाद 2004 में ही एक अमेरिकी कंपनी की मदद से दोबारा ऐसी कोशिश हुई। 2003 और 2004 में कर्नाटक सरकार ने भी इसे अपनाया। महाराष्ट्र में 2009 में अमेरिकी कंपनी के सहयोग से कृत्रिम बारिश के प्रयोग का आगाज हुआ। आंध्र प्रदेश में 2008 से 12 जिलों में बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फिलहाल 3 राज्यों के मौसम विभाग के वैज्ञानिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी यानी IITM के काइपेक्स योजना का मकसद आसमान में बादल तैयार करना है। भारत का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस काम में मदद कर रहा है। IITM ने 2003 में आंध्र प्रदेश में इस योजना की नींव रखी थी। विपिन चौहान के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया ने काफी तरक्की की, लेकिन बारिश पर काबू पाना हाल तक मुश्किल नजर आता था। दुनिया के कई मुल्कों में इस दिशा में प्रयोग हुए और पिछली असफलताओं से सबक लेते हुए इस दिशा में लगातार प्रयास होते रहे। आखिरकार एक के बाद एक सफल प्रयोग हुए। हालात अब ऐसे हैं कि विकसित दुनिया के साथ साथ विकासशील देशों में भी इसे आजमाया जा रहा है। भारत में परीक्षण इसी कड़ी का हिस्सा है। ये तस्वीरें आज से 7 साल पहले की हैं। मौका बीजिंग ओलंपिक 2008 के उद्घाटन का। जिस महीने ओलंपिक हुआ वो जोरदार बारिश का मौसम था, लेकिन चीन ने तकनीक का सहारा लिया और बारिश से महफूज रखा। ये ऐसा वाकया था जिसे पूरी दुनिया ने देखा। इसके बाद चीन ने 4 महीने के सूखे से निजात पाने के लिए फरवरी 2009 में बड़े स्तर पर कृत्रिम बारिश को अंजाम दिया। बीजिंग में लगातार 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। अक्टूबर 2009 में चीन ने दावा किया कि क्लाउड सीडिंग के जरिए उसने समय से पहले बर्फबारी कराने में सफलता पाई। वहां आलम यह हो गया है कि एक प्रांत दूसरे प्रांत पर बारिश चुराने का इल्जाम लगाने लगे हैं। इंटर रीजनल
या एक प्रांत से दूसरे प्रांत का जो एक टेंशन बढ़ेगा, संशय बनेगा, उसमें एक राजनीतिक प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है कि आज आपने एक प्रांत के ऊपर आपने बारिश करवा दिया तो वो दूसरा प्रांत जो बॉर्डरिंग स्टेट है वो कहेगा ये बादल तो हमारे तरफ आ रहे थे, आपने पहले ही वहाँ पे प्रेसिपिटेशन करवा दिया तो हमारा यहाँ कम हो गया। दुनिया में अगर व्यवस्थित क्लाउडिंग सीडिंग के इतिहास को खंगालें तो सबसे पहले जुलाई 1946 में नोबेल पुरस्कार विजेता इरविंग लैंगम्यूर ने न्यू हैम्पशायर में बारिश कराने में सफलता पाई। इसके बाद मोर्चा संभाला ऑस्ट्रेलिया ने। 1947 से 1952 के बीच कई प्रयोग किए गए। बादलों के ऊपर बर्फ की बौछार की गई। 1953 से 56 के दौर में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और कई राज्यों में सिल्वर आयोडाइड के जरिए बारिश कराई गई। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया में कई प्रयोग हुए। वियतनाम युद्ध के दौरान मार्च 1967 से लेकर जुलाई 1972 के बीच अमेरिका ने मानसून के महीने को लंबा खींच दिया। वहां 30 से 45 दिन ज्यादा बारिश कराई गई। ओलंपिक गेम्स में जब किया गया था उन्होंने, ताकि वो ओपनिंग सेरेमनी में कोई बारिश ना आ जाए ऐसा कुछ, तो तब वो सक्सेसफुल रहा। लेकिन 2008 में था। 2009 में चीन ने फिर से किया कि स्नोफॉल हुए, बारिश नहीं स्नोफॉल हुए बीजिंग के ऊपर, और वो थोड़ा ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। इतना सक्सेसफुल हो गया कि 12 दिन स्नो गिरता रहा और रास्ते बंद हो गए। ये वो 1970 के दशक में इतने प्रयोग हुए कि कैलिफोर्निया के कुछ निजी संस्थाओं ने भी हाथ आजमाने शुरू कर दिए। इन संस्थाओं ने जमीन पर ही क्लाउड सीडिंग को अंजाम दिया। यूरोप ने भी 1950 के दशक में प्रयोग शुरू किए। फसल की पैदावार के लिए वहां एनिल्फा प्रोजेक्ट चलाया गया। फिर सोवियत संघ, स्पेन और फ्रांस ने कृत्रिम बारिश को अंजाम दिया। धीरे धीरे एशिया और अफ्रीका तक इसका दायरा बढ़ा। 2009 में G8 सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिनलैंड में बारिश कराने का हवाला दिया। यही नहीं, अक्टूबर 2009 में मॉस्को के मेयर ने वादा किया कि इस बार जाड़े में बर्फबारी नहीं होने देंगे। यानी बारिश कराने, बारिश न कराने के साथ साथ बर्फबारी पर भी हाथ आजमाया गया। रूस ने कोशिश किया है कि ये कृत्रिम बारिश किया जाए, ताकि वो जब मीटिंग्स कर रहे थे, G8 का समिट हो रहा था सेंट पीटर्सबर्ग में, तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि फिनलैंड के ऊपर बारिश हो जाए ताकि G8 का समिट पे बारिश ना हो। तो ये ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ बारिश हो गया, लेकिन जब ड्राउट के टाइम पे अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं तो फिर वो जो टेंशन्स बनते हैं वो एक पॉलिटिकल समस्या बन सकता है। क्लाउड सीडिंग के जरिए मौसम को अपने मुताबिक ढालने का प्रयोग अब दुनिया के कई मुल्कों में किए जा रहे हैं। पानी की किल्लत झेल रहे इलाकों को इससे काफ़ी राहत मिली है। क्लाउड सीडिंग को बर्गेरॉन प्रक्रिया के जरिए पूरा किया जाता है। इस क्षेत्र में अब लगातार नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। विपिन चौहान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और सूखे या कम बारिश की मार झेल रहे इलाकों के लिए कृत्रिम बारिश वरदान साबित हो सकती है, लेकिन कृत्रिम बारिश के साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं। वहीं इससे होने वाले नुकसान से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि कृत्रिम बारिश महज एक तत्कालिक समाधान हो जाए। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं चुनौतियों की इसी रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। पूरी दुनिया में कृत्रिम बारिश की शुरुआत को काफी साल बीत चुके हैं। कई देशों में ये प्रयोग बदस्तूर जारी है और कृत्रिम बारिश के बूते ही खेतों को हरा भरा किया जा रहा है। ऐसे प्रयोगों के बीच दुनिया भर में विशेषज्ञों के बीच कृत्रिम बारिश पर सवाल भी उठने लगे हैं। कृत्रिम बारिश के प्रयोग से कहीं हम आने वाले कल के किसी बड़े खतरे को दावत तो नहीं दे रहे, कहीं हम प्रकृति के साथ कोई बड़ी छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे। कृत्रिम बारिश को लेकर विशेषज्ञ ऐसी ही चिंताएं जता रहे हैं। जानकार कृत्रिम बारिश के बजाय बेहतर जल प्रबंधन की दरकार पर जोर दे रहे हैं। मैं कहूँगा कि ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर आप पूरा एक वाटर मैनेजमेंट का एक रूप से आप देखा जाए तो हम ये कृत्रिम बारिश करने के पहले बहुत कुछ और कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो ग्राउंड वाटर, जो धरती के भीतर जो पानी का जो स्रोत है, प्रकृति में मानवीय दखलंदाजी के बुरे प्रभाव सामने हैं। चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो या जलवायु परिवर्तन, मानव के दखल देने के चलते
पारिस्थितिकी असंतुलन गंभीर चुनौती बन गया है। कृत्रिम बारिश से इसका डर भी बढ़ रहा है। जानकारों के मुताबिक भविष्य में सूखे जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल पूरी बुद्धिमानी से करना होगा। इतना ही नहीं, खेती की पुरानी तकनीकों पर भी नए सिरे से सोचना होगा। आप कहीं पे भी चले जाएं, हमें लगेगा कि राइस पैडी फील्ड्स पे वो पूरा पानी पानी भरा रहता है, लेकिन उतना पानी ज़रूरत नहीं है। एक सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है, उससे बहुत कम पानी से भी आप उत्पादन कर सकते हैं। कृत्रिम बारिश सूखे की समस्या का तात्कालिक निदान हो सकती है, वहीं खर्चीला होने की वजह से आर्थिक जोखिम भी जुड़े हुए हैं। कृत्रिम बारिश के प्रयोगों पर लाखों की लागत आती है। ऐसे में अगर प्रयोग नाकाम रहता है तो बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जाहिर है हर बार हम कृत्रिम बारिश पर निर्भर नहीं रह सकते, वहीं हमें पर्यावरण का भी ख्याल रखना होगा। विपिन चौहान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी।